अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश कुमार। आज वेरियस ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे दो भाग होंगे। वेरियस ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट के जानने से पूर्व हम हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जानेंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो कौन कौन से ऐसे काजेज़ होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं हेयरिंग लॉस के, उसके बारे में हम जानेंगे। और कौन कौन से ह्यूमन ईयर के पार्ट हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और अर्ली इंटरवेंशन जैसी सर्विस क्यों आवश्यक है, इसके लिए भी हम आज विस्तृत एक चर्चा करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू हियरिंग इम्पेयरमेंट से शुरू करते हैं कि श्रवण बाधिता क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है। तो जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बात करता है कि हम श्रवण बाधित व्यक्ति उन्हें कहेंगे जो एक सामान्य वातावरण में एक सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम होते हैं। मतलब एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य वातावरण में है और वो एक सामान्य ध्वनि को नहीं सुन पा रहा है। सामान्य ध्वनि कौन सी ध्वनि? मतलब 0 से 25 डेसिबल की ध्वनि जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है, उसे हम हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला व्यक्ति या श्रवण अक्षम वाला व्यक्ति कहेंगे। जैसे कि ऐसा नहीं है कि श्रवण अक्षम वाला व्यक्ति कोई एक ही कान से अगर उसे लॉस है तो हम उसे ही हियरिंग इम्पेयरमेंट कहेंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट में या श्रवण अक्षमता वाला व्यक्ति हम उस व्यक्ति को भी कह सकते हैं, या उन व्यक्तियों में भी श्रवण अक्षमता देखी जाती है जिनमें एक कान या दोनों कान भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि आवश्यकता के अनुसार इन्हें कॉक्लिया इम्प्लांट या अन्य सहायक जो लाभकारी उपकरण हैं जो इनके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर कुछ हम इनके मुख्य फैक्ट की बात करें तो 2050 तक लगभग 2.5 मिलियन मतलब 2.5 बिलियन जो लोग हैं वो हियरिंग लॉस से प्रभावित होंगे, ऐसा WHO कहता है। और लगभग 2050 तक 700 मिलियन लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता होगी। और ये पुनर्वास केवल हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में ही ये बात कर रहा है। जैसा कि हमने बताया कि हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति 0 से 25 डेसिबल की ध्वनि को नहीं सुन पाते, तो ऐसा नहीं है। हियरिंग इम्पेयरमेंट व्यक्ति वो भी व्यक्ति होंगे जो बहुत ही जिनकी काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती है, तो उनमें भी हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 60 साल की उम्र के आसपास वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। वो उनकी उम्र के अनुसार उनमें हियरिंग लॉस देखने को मतलब मिल जाता है। तो अगर हम बात करें कि इसके अनुसार अगर हम देखें तो जैसे कि 700 मिलियन लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता होगी। और WHO एक ये भी कहता है कि अगर हम 2050 तक जो 700 मिलियन लोग हैं, ठीक है, या पूरी पॉपुलेशन की अगर हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा आकलन करें तो 10 लोगों में से जो एक व्यक्ति है वो हियरिंग लॉस से ग्रसित होगा। मतलब इतनी भारी जनसंख्या में हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति देखने को मतलब मिल सकते हैं। लगभग 80% हियरिंग लॉस वाले लोग कम या फिर मध्य आय वाले परिवार के लोग होते हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में हियरिंग लॉस का जो स्तर है वो अपने आप बढ़ता जाता है। वहीं अगर इसी के साथ साथ असेसमेंट को जानने से पूर्व हमें ह्यूमन के ईयर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि आकलन हम करेंगे तो आकलन किसका,
ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट में अगर हम आकलन की बात करें तो ऑडियो का मतलब ध्वनि, ध्वनि का आकलन जो हम करेंगे वो मनुष्य कितने स्तर की ध्वनि सुन पा रहा है। तो मनुष्य का जो एक कान के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कान की एक एनाटॉमी है, उसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि ह्यूमन ईयर में हम जानते हैं कि मनुष्य के 3 भाग होते हैं बेसिकली। एक तो बाह्य कर्ण, दूसरा हमारा मध्य कर्ण और तीसरा हमारा अंतःकर्ण, जिसे हम इनर ईयर भी कहते हैं। तो बाह्य कर्ण में हमारे बहुत सारे ऐसे भाग आते हैं या ऐसे भाग होते हैं जो हमें सामान्यतः दिखते हैं। जैसे कि हमारा बाह्य कर्ण की बात करें, ये जितना भी कान हमारा दिख रहा है ये हमारा बाह्य कर्ण, ठीक। बाह्य कर्ण में जैसे कि हमारा ईयर लोब, ये हमारा ईयर लोब हो गया, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि हमारा कोंका, ये हमारा जो भाग है ये हमारा हो गया कोंका, ठीक। ऐसे ही हमारा जैसे कि ट्रेंगुलर फोसा, ये जो हमारा भाग है ये हमारा भाग ट्रेंगुलर फोसा हो गया, ठीक। ऐसे ये हमारा भाग जैसे कि स्कैप्चा, ये हमारा भाग स्कैप्चा हो गया। ऐसे ही ये हमारे भाग जो है ये वाला भाग जो हमारा ये हेलिक्स हो गया, ठीक है। तो इतने भाग तो हमारे कान के बाहर दिख ही रहे हैं। तो ये हमारे बाह्य कर्ण के भाग हैं। इसके अलावा भी जैसे कार्टिलेज है, इसके अलावा भी जैसे एक्सटर्नल आकास्टिक मेलस या ईयर कैनाल भी हम इसे कहते हैं। तो ये बेसिक भाग हमारे आउटर ईयर के हैं। ऐसे ही हम मध्य कर्ण की भाग की बात करें तो मध्य कर्ण के भाग के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे कुछ केवल जैसे कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो हो सकता है कि दिख जाए। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन मतलब एक कान का ऐसा पर्दा वाला भाग है जिसे हम ईयर ड्रम, ठीक, ये भी कह सकते हैं। ऐसे ही टेम्पेनिक कैविटी, ऐसे ही इसमें जो 3 जो बोन्स होती हैं, जैसे कि कहते हैं कि ह्यूमन ईयर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में ही पाई जाती है, जैसे मैलियस, इनेकस, स्टपीस, ये हमारे कान की 3 हड्डियां होती हैं। ऐसे ही सेमी सर्कुलर कैनाल भी हमारे मध्य कर्ण में होती है। मध्य कर्ण के बाद हम अंतःकर्ण के भागों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कॉक्लिया, इसे हम नहीं देख सकते। वेस्टिबुलर नर्व, इसे भी हम नहीं देख सकते। कॉक्लियर नर्व, इसे भी हम नहीं देख सकते। स्टैचियन ट्यूब, इसे भी हम नहीं देख सकते क्योंकि ये हमारे इनर ईयर के भाग हैं। ये हमें ऐसे सामान्यतः नहीं दिखाई देते हैं। तो कान के जो हमारे 3 भाग हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ये 3 भाग हो गए। इसके बाद में हम बात करेंगे हियरिंग लॉस के प्रकार। हियरिंग लॉस के प्रकार के इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि जब हम असेसमेंट करेंगे ऑडियोलॉजी का तो किस तरीके का हियरिंग लॉस है, हियरिंग लॉस किस तरीके का है बच्चे में या व्यक्ति में, तो इसके लिए हमें हियरिंग लॉस को जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। हियरिंग लॉस को हम अलग अलग एज के अकॉर्डिंग देखेंगे, हियरिंग लॉस अलग अलग डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे, हियरिंग लॉस अलग अलग नेचर के कॉजेज़ के आधार पे हम देखेंगे। तो जैसा कि हियरिंग लॉस हमारा पहला जो है वो है कंजेनाइटल हियरिंग लॉस। कंजेनाइटल हियरिंग लॉस जो हमारा जन्म से पहले या जन्म के समय पैदा हो जाए। कंजेनाइटल हियरिंग लॉस जो हमारा जन्म से पहले मतलब गर्भ के समय बच्चे में अगर पैदा हो जाए इस तरीके का हियरिंग लॉस, या फिर बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय हियरिंग लॉस इस तरीके का पैदा हो जाए, तो वो हमारा कंजेनाइटल हियरिंग लॉस कहलाता है। ऐसे ही इसी का दूसरा प्रकार है एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। एक्वायर्ड हियरिंग लॉस जो हमारा जन्म के बाद किसी भी स्टेज में हो जाए। बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के बाद किसी भी स्टेज में 1 साल में बच्चे को किसी भी तरीके का हियरिंग लॉस हो जाए,
2 साल में बच्चे का अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं बच्चा सपोज दैट गिर गया, तो उस समय इस तरीके का हियरिंग लॉस हो जाए तो वो एक्वायर्ड हियरिंग लॉस होगा। ऐसे ही इसी का और एक प्रकार है प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस। प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस जैसे कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है, प्रीलिंगुअल मतलब जो भाषा के विकास से पूर्व ही यदि हियरिंग लॉस हो जाए तो वो हमारा प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस होगा। एक इसी का और प्रकार है, वो है पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस। लिंगुअल मतलब भाषा, पोस्ट का मतलब बाद में, मतलब भाषा विकास के बाद यदि किसी भी तरीके का हियरिंग लॉस बच्चे में हो जाता है या व्यक्ति में हो जाता है तो वो पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस हो जाता है। इसी प्रकार से और भी हियरिंग लॉस के प्रकार हैं, जैसे कि साइट ऑन लिसन, मतलब क्षतिग्रस्त स्थान के आधार पर अगर हम बात कर लें तो बेसिकली 5 प्रकार के हियरिंग लॉस देखने को मिलते हैं। जैसे कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस जब हमारे बाह्य कर्ण, मतलब ये वाला जो कान है, इस वाले कान में और हमारे जो मध्य कान में कोई भी संरचनात्मक या फिर कार्यात्मक में कोई कमी आ जाए, जब हमारा ये बाह्य कर्ण ना हो, इस कारण से अगर किसी भी तरीके का हियरिंग लॉस पैदा होता है तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। अगर हम बात करें कान के पीछे इस तरीके का हाथ लगा के अगर हम आवाज़ को सुने तो देखें कि कितना साउंड का असर पड़ता है। तो सोचिए जो ऐसे हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति जिनमें ये बाहर के भाग जैसे आर्कुलर लोबल या ईयर लोब या कोंका या एंथिलिक्स या फिर स्कैप्चा, ये जो भाग ना हो तो क्या इस पे ध्वनि का कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि जो ध्वनि है वो कलेक्ट होके हमारी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, अंतःकरण तक नहीं पहुंचेगी। तो इसके कारण संरचनात्मक और कार्यात्मक यदि कोई भी कान के स्ट्रक्चर में कोई भी कमी होती है तो हियरिंग लॉस यदि पैदा होता है तो वो हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। अगर हम ऑडिटरी टेस्ट के आधार पर बात करें तो इसमें जो एयर कंडक्शन और जो बोन कंडक्शन, मतलब एसी और बीसी तो सामान्य होते हैं, मगर जो एसी और बीसी का जो अंतर होता है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तब कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहलाता है। वहीं अगर क्षतिग्रस्तता के आधार पर, क्षतिग्रस्त के आधार पर या साइट ऑन लिसन के आधार पर हम दूसरे हियरिंग लॉस के प्रकार की बात करें तो सेंसरी हियरिंग लॉस, जो कान के अंतः भाग में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से कोई कमी हो जाए तो हमारा सेंसरी न्यूरल या सेंसरी हियरिंग लॉस कहलाता है। इसमें जो एसी-बीसी का अंतर होता है वो 10 डीबी या 10 डीबी से या 10 डेसिबल से कम होता है, मगर जो इसमें एयर कंडक्शन और जो बोन कंडक्शन है वो भी सामान्य ही होता है। इसी का जो एक तीसरा प्रकार है वो है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड का मतलब मिश्रित, कान के तीनों भागों में कोई कमी आ जाए, कान के बाह्य भाग में कोई कमी आ जाए, उसी के साथ साथ अंतःकरण में किसी भी प्रकार की या मध्य कर्ण में किसी भी प्रकार की कमी आ जाए तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहलाएगा। इसमें जो एसी और बीसी तो सामान्य होते हैं, मगर जो एसी और बीसी मतलब एयर कंडक्शन और जो बोन कंडक्शन, इन दोनों का जो अंतर होता है वो 20 डेसिबल या फिर 20 डेसिबल से अधिक भी हो सकता है, तो ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहलाएगा। ऐसे ही इसका एक चौथा प्रकार है जो है सेंट्रल हियरिंग लॉस। सेंट्रल हियरिंग लॉस, जैसे कि इसका नाम ही पता चल रहा है कि केंद्रीय श्रवण अक्षमता, जब कान के अंतःभाग में स्टैचियन ट्यूब, कॉक्लियर नर्व या फिर कॉक्लिया, इन भागों में जब किसी भी प्रकार की कोई कमी आ जाए और उस कमी के कारण जो सूचना है वो हमारे मस्तिष्क तक ना पहुँचे, क्योंकि हमारा जो केंद्र है वो हमारा मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क तक जब किसी भी प्रकार की ध्वनि ना पहुँचे,
अंतःकरण में किसी भी कमी के कारण, तो ऐसे में हियरिंग लॉस जो कहलाएगा वो सेंट्रल हियरिंग लॉस कहलाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चे में आवाज़ तो बच्चा सुन सकता है मगर उसको समझने में समस्या हो सकती है। इसी का जो अगला एक प्रकार है वो है फंक्शनल हियरिंग लॉस। फंक्शनल हियरिंग लॉस एक ऐसा हियरिंग लॉस है जिसमें कान का कोई भाग ना तो क्षतिग्रस्त होता है और ना ही उसकी बनावट में कोई कमी होती है। इसे हम कभी कभी नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस भी कहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रसित व्यक्तियों में ऐसा देखने को मिलता है जो ध्वनि को तो सुन रहे होते हैं मगर फिर भी वो ध्वनि को नहीं सुन पाते या नहीं समझ पाते। तो ऐसे व्यक्तियों में जो है कहा जाता है कि समस्या जो है अल्पतम स्तर की होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टोन डेफ वाले या हार्ड ऑफ हियरिंग वाले या फिर 90 डेसिबल की ध्वनि के जो ध्वनि होती है उसको भी ना सुन पाने वाले ऐसे नहीं होते हैं, मगर इनमें अल्पतम लेवल का हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें मनोवैज्ञानिक स्तर की थोड़ी सी कमी होती है। वहीं अगर और प्रकार के हियरिंग लॉस की बात करें हम, अगले तीसरे हियरिंग लॉस जो अकॉर्डिंग टू नेचर के आधार पर, अगर हम प्रकृति के आधार पर बात करें हियरिंग लॉस की, तो जैसे कि ग्रेजुअल हियरिंग लॉस। ग्रेजुअल हियरिंग लॉस, जैसे ग्रेजुअल मीन्स मंद गति से, ऐसा हियरिंग लॉस जो धीरे धीरे बढ़ता जाए बच्चे में या किसी व्यक्ति में। अब वो कारण भले ही कोई भी हो, सुनने की जो प्रक्रिया होती है ग्रेजुअल हियरिंग लॉस में वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सुनने की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे क्षय होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऐसा हियरिंग लॉस ग्रेजुअल हियरिंग लॉस कहलाता है। ऐसे ही इसी का एक दूसरा प्रकार है वो है सडन हियरिंग लॉस। सडन मतलब कि अचानक हियरिंग लॉस, ऐसा हियरिंग लॉस जो अचानक से पैदा हो जाए। अचानक से कोई बच्चा जा रहा है और उसको अचानक से किसी तरीके का चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए और उसके मस्तिष्क में किसी भी तरह की चोट लग जाए, तो उसके कारण जो उसमें कमी आ गई जिसके कारण बच्चा नहीं सुन पा रहा है, तो वो सडन हियरिंग लॉस में आएगा। क्योंकि उसमें चोट लगने के कारण उसकी जो सुनने की क्षमता है वो अचानक से ख़त्म हो गई है। अचानक से किसी व्यक्ति को तेज से बुखार आ जाए, उसमें किसी को सुनने की क्षमता चली जाए। अचानक से कोई भी शोर हो रहा है और शोर अचानक से हुआ जिस कारण से व्यक्ति में हियरिंग लॉस हो गया। तो ये सडनली जो अचानक से हियरिंग लॉस होने वाले जो शोरगुल के कारण, अचानक से कहीं चोट लगने के कारण, इस तरीके से जो हियरिंग लॉस पैदा हो वो सडन हियरिंग लॉस कहलाता है। अगर हम कॉजेज़ के आधार पर हियरिंग लॉस की बात करें तो पहला कॉजेज़ के आधार पर हियरिंग लॉस जैसे कि एक्सोजीनियस हियरिंग लॉस, इसमें 3 प्रकार के हियरिंग लॉस होते हैं। एक्सोजीनियस हियरिंग लॉस, इंडोजीनियस हियरिंग लॉस और इडियोपैथिक हियरिंग लॉस। जैसे कि पहला एक्सोजीनियस हियरिंग लॉस, जो बाह्य कारक विशेष रूप से रसायन, ऊंची आवाज़, शोरगुल, वातावरणीय कारक के द्वारा ऐसा हियरिंग लॉस पैदा होता है, वो एक्सोजीनियस हियरिंग लॉस कहलाता है। वहीं इंडोजीनियस हियरिंग लॉस की बात करें, इंडोजीनियस हियरिंग लॉस जब हमारे शरीर में कोई गुणसूत्र की कमी आ जाए, जब हमारे शरीर में कोई भी हार्मोन्स की असामान्यता हो जाए, कोई भी ऐसा हार्मोन्स है जो असामान्य हो जाए जिस कारण से सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़े, तो वो इंडोजीनियस हियरिंग लॉस होगा। ऐसे ही इडियोपैथिक हियरिंग लॉस, एक ऐसा हियरिंग लॉस जिसका कोई कारण ही ना पता चले कि हियरिंग लॉस तो हुआ बच्चे में, व्यक्ति में हियरिंग लॉस तो हुआ, मगर वो हियरिंग लॉस किस कारण से हुआ जिसका कारण ही ना पता चले, तो वो इडियोपैथिक हियरिंग लॉस होता है।
इसी के साथ अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से काजेज़ हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से हेयरिंग लॉस या फिर डेफनेस देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के कारण देखने को मिलते हैं। वो 3 कारण कौन-कौन से होते हैं? पहला तो जन्म के समय, जन्म के बाद और जन्म के पहले, मतलब बिफोर बर्थ, इन द बर्थ, आफ्टर बर्थ। तो पहला जो कारण है वो है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ में जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेशन। अब किसी की शादी अगर एक ही क्लोज रिलेशन में कर दी जाए, जिस कारण से भी इसका असर पड़ता है। माँ जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित हो जाए, माँ ने किसी तरीके का प्रेगनेंसी के दौरान उसने किसी तरीके का एल्कोहल यूज करती हैं, तो भी ऐसा हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। या फिर ज़्यादा एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी इस तरीके की ज़्यादा मतलब जांच हुई हैं, जिस कारण से भी हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है बच्चे में। या फिर माँ गर्भ के समय कहीं किसी ऊंचे स्थान से गिर गई है, तो ये भी कारण एक हो सकता है। या फिर देखा होगा कि हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मजदूरी करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान या गर्भ के समय यदि कोई भी महिला लेबर का काम करती है, मजदूर का काम करती है, उस समय उसने ज़्यादा वजन उठा लिया है, जिस कारण से जो गर्भ में पल रहा बच्चा वो असामान्य स्थिति में हो गया। इससे भी हियरिंग लॉस हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें जन्म के समय के ऐसे कौन कौन से कारण हैं, तो जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय यदि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली है, न्यूबॉर्न जो बेबी है उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली है, जिस कारण से हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है, एक कारण हो सकता है। या जो बच्चा है जब जन्म लिया है तो बच्चा जन्म के समय रोया नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है हियरिंग लॉस का। और देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय जब बच्चा रोता नहीं है तो नर्स क्या करती है कि बच्चे के पैर उल्टा करके बच्चे को 1-2 बार मतलब हल्का पुश करती है ताकि बच्चा क्राई करे। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय अगर बच्चा डिले फीबल बर्थ क्राई किया तो ये भी एक कारण हो सकता है। बच्चा जब न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चे ने जब जन्म लिया है तो उसका जो वजन है वो 1200 ग्राम से कम है, तो ये भी हियरिंग लॉस का एक कारण हो सकता है। बच्चे का जो कलर है, रंग है, वो एक सामान्य बेबी की तरह नहीं है, अन्य कोई कलर है बच्चे का। तो ये ऐसे कारण हैं जो जन्म के समय हियरिंग लॉस मतलब बच्चे में देखने को मिल सकती है, और ऐसे कारण हैं। जैसे और एक कारण है इसका आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद का कारण। बच्चे का जो जन्म है वो प्रीमैच्योरिटी स्तर पे हो गया है। जन्म जो है वो 9 महीने से पूर्व, यदि 7 या 8 महीने में या फिर 5 या 6 महीने में भी बच्चे का जन्म हो गया है, तो उस समय जो ऑर्गन्स हैं वो बच्चा इतना डेवलप नहीं होता है कि जो सामान्य बालक की तरह डेवलप हो पाए, तो उसमें ये हियरिंग लॉस का कारण हो सकता है प्रीमैच्योरिटी। डिफॉर्मिटीज ऑफ ईयर, कान का देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आउटर ईयर भी नहीं होता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है आफ्टर बर्थ का। हाई फीवर आ गया है बच्चे में, ये भी हियरिंग लॉस का एक कारण हो सकता है। जन्म के समय इंजरी या फिर और किसी तरीके की सर में चोट लग गई है, ये जन्म के बाद का कारण हो सकता है।
जन्म के बाद यदि कोई ऐसा बच्चा है जो ज़्यादा तेज़ शोरगुल वाले इलाके में रह रहा है, या फैक्ट्री में कोई मज़दूर काम कर रहा है, उस फैक्ट्री में बच्चे का जन्म हुआ, वहीं रह रहा है और ज़्यादा वहाँ ध्वनि हो रही है, तो ऐसे बच्चों में भी मॉडरेट लेवल का हल्का स्तर का हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। या फिर बच्चे में कोई ट्यूमर या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो हो गई है, या कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन हेड में हुआ है, या कान में कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है जिस कारण से उसकी हेयरिंग प्रभावित हुई, सुनने की क्षमता प्रभावित हुई, या बच्चे में कहीं एक्सीडेंट हो गया है। आजकल तो एक्सीडेंट क्या है कि बहुत ही सामान्य सा लगता है, और आजकल हमारे भारत में जो एक्सीडेंट का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में भी कहीं सर पे चोट लग जाती है, तो सर पे चोट लगने से भी हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि हियरिंग लॉस तो है, उसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, निदान कैसे हो। तो पहला कि जब बच्चे के तीनों स्तर से ही हम अगर बात कर लें प्रिवेंशन की, जैसे कि जन्म के समय, जन्म के पूर्व, जन्म के बाद, तीनों स्तर के प्रिवेंशन की बात कर लें, तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय माँ को किसी भी तरीके का अल्कोहल नहीं यूज करना चाहिए। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय माँ को किसी भी तरीके का ज़्यादा ऐसा एक्सरे, सोनोग्राफी या फिर इस तरीके की जांच नहीं करानी चाहिए जिससे कि बच्चे की हेयरिंग पर प्रभाव पड़े, बच्चे की सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़े। बहुत सारी, क्योंकि ऐसी रेज भी होती हैं, ऐसी किरणें भी होती हैं जो बहुत ही हानिकारक होती हैं। अल्ट्रावायलेट, बहुत सारी ऐसी किरणें भी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जिससे बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है। जैसे कि बताया कि जन्म से पूर्व माँ को ज़्यादा वेट या वज़न वाली चीज़ें या वज़न वाले कार्य नहीं करने चाहिए, ज़्यादा कहीं भी इधर उधर नहीं चलना चाहिए या कहीं ऊंची स्थिति में नहीं कूदना चाहिए। जन्म के समय की बात करें प्रिवेंशन की, तो बच्चे का जो जन्म है वो ऐसी साफ़ सुथरी जगह पे करवाया जाना चाहिए प्रसव। जन्म के समय उसमें देखा जाना चाहिए कि बच्चे में जो आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि बच्चे का रंग, बच्चा जन्म के समय रोया है या नहीं, ऐसी चीज़ों का आकलन करने के लिए प्रॉपर एक एक्सपर्ट के द्वारा बच्चे का जन्म करवाया जाना चाहिए। ऐसे जन्म के बाद की बात करें तो जैसे कि एक्सीडेंट या फिर बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली चीज़ों में नहीं रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे में जो हियरिंग लॉस के जो ये कारण हैं उनका निदान हो सके। इसी के साथ और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो हियरिंग लॉस के कारण हैं और उनके निदान भी हैं। अब हम इसी के आगे बात कर लें कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता क्या है, व्हाई नीड्स ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन बेसिकली दो शब्द हैं और दोनों शब्दों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अर्ली इंटरवेंशन से पहले हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड्स में, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले व्यक्ति में या श्रवण बाधित वाले व्यक्तियों में अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऐसी डिसेबिलिटी है, ये ऐसी अक्षमता है जो बहुत ही हिडन होती है। अगर हमारा ये बाहरी कान नहीं है तो ये हमें देखने को मिल जाएगा कि हाँ ये कान नहीं है, ये क्षमता है। अगर हमारा एक पैर नहीं है तो ये पैर नहीं है, ये दिख जाएगा, आर्थोपैडिक हैंडीकैप है। अगर हमारी एक आँख नहीं है तो ये दिख जाएगा कि हाँ बच्चे में या व्यक्ति में आँख नहीं है। मगर वहीं बच्चे को अगर कोई ध्वनि कान के अंदर तक पहुंच रही है, वो भी न्यू बॉर्न बेबी में, आवाज़ को सुन पा रहा है या नहीं, तो ये अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है।
तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम उसको इंटरवेंशन सर्विस ही नहीं दे पाएंगे। अब मैं इसको एक उदाहरण के रूप में देख रहा हूँ। अब मुझे बुखार है, मुझे बुखार कितना है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक मैं कौन सा इंजेक्शन लगवा लूँगा, कौन सी ऐसी मेडिसिन ले लूँगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले ये नापा जाए कि बुखार कितना है, फीवर कितना है, तभी तो मैं पैरासीटामॉल यूज करूँगा या तभी तो मैं और कोई मेडिसिन यूज करूँगा। तो अर्ली इंटरवेंशन से पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, और जैसे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, बहुत सारे तरीके हैं जो हम इसके भाग 2 में भी बात करेंगे। इसमें ऐसे इम्प्रूवमेंट आउटकम्स के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज बहुत आवश्यक है। इम्प्रूव आउटकम्स का मतलब अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट के इम्प्रूवमेंट का, सोशल स्किल के डेवलपमेंट का, एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, ये जितने भी डेवलपमेंट हैं, जितना भी ये आउटकम के इम्प्रूव के लिए आवश्यकता है, तो उसमें जो एक तत्व है वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ही अपनी भूमिका निभाएगा। अब किसी को बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको देना है, बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन देना है, तो उस हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको असिस्टिव डिवाइस हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति को देना है, तो कौन सी हियरिंग एड आप प्रोवाइड करेंगे, कौन सा आप श्रवण यंत्र प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन आवश्यक है। इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की जो गुणवत्ता है उसको आप इन्हेंस करेंगे, तो उसको इन्हेंस करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन आवश्यक है। बच्चे में जो रेजिडुअल हियरिंग बची हुई है, उस रेजिडुअल हियरिंग को किस तरीके से आप मेंटेन कर पाएंगे, तो उसके लिए आप किस तरीके का हियरिंग एड देंगे। तो रेजिडुअल हियरिंग बचाने के लिए भी हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता होगी। ऐसा देखा गया है कि जो हियरिंग लॉस वाले बच्चे होते हैं उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है। वो तो फिलहाल अलग की बात है कि जिस स्तर का हियरिंग लॉस है, तो अलग अलग हियरिंग लॉस के स्तर वाले व्यक्तियों में अलग अलग लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि स्टोन डेफ बच्चा है जो 90 डेसिबल की ध्वनि को भी नहीं सुन पा रहा, 80 डेसिबल की ध्वनि को भी नहीं सुन पा रहा है, तो उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट का विकास ना हो के वो सांकेतिक भाषा की तरफ अपना रुख अपनाते हैं, सांकेतिक भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं। तो सपोज दैट किसी बच्चे में रेजिडुअल हियरिंग है, कुछ श्रवण क्षमता हुई है, मगर उसके कारण भी फिर भी हियरिंग उपकरण लगाया मैंने, फिर बच्चा कुछ ध्वनि को सुन पा रहा है, तो उसमें हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उस लैंग्वेज डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इनहैंस सोशल स्किल, इनहैंस सोशल स्किल हम सामान्य देखते हैं कि मैं सामान्य बच्चा है जो उठा, सुबह स्कूल जाना है, उसने नहाया, नहाने के बाद में अपने कपड़े पहने, कपड़े पहनने के बाद स्वयं जूता पहना और विद्यालय के लिए तैयार हो गया। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले व्यक्तियों में देखा गया है कि जो डेली लिविंग स्किल है वो तो सामान्य है, मगर जो एक सोशल स्किल है, एक जो सोशल इंटरैक्शन है, वो सोशल इंटरैक्शन इनके लैंग्वेज डेवलपमेंट के कारण थोड़ा सा डिले देखने को मिला है। आज मैंने ऑडियोलॉजिकल वेरियस असेसमेंट का एक बेसिक सा ओवरव्यू जानने से पूर्व हमने हियरिंग लॉस के बारे में जाना, मानव के कर्ण के बारे में जाना, जैसे कि मनुष्य के 3
कान के भाग हैं, बाह्य कर्ण, अंतःकर्ण और मध्य कर्ण। इसी के साथ साथ जो मनुष्य के सुनने की क्षमता का जो एक स्तर होता है, उस स्तर के आधार पर हेयरिंग लॉस कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हमने जाना। और उसी के साथ साथ इसके कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, उन 3 कॉजेज़ के बारे में जाना, जैसे कि बाय बर्थ और प्री बर्थ और आफ्टर बर्थ के कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं और कौन से ऐसे प्रिवेंशन हो सकते हैं, और वाई नीड्स अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में भी हमने जाना। इसी के साथ साथ हम जो नेक्स्ट इसके भाग 2 में जो हम बात करेंगे, वो कौन कौन से आइडियोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं उसके बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।